नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज हम बात करेंगे वेरिकोस वेन्स की। वैसे तो सभी का जीवन आजकल काफी व्यस्त हो गया है, फिर भी दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में कुछ लोग जरूरत से ज्यादा खुद को व्यस्त रखने लगे हैं। अपनी जीवन शैली को बेहतर या कहें हाई क्लास बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारा काम और व्यवसाय तो ऐसे हैं जिसमें कई घंटों तक एक ही जगह पर खड़े रहना या फिर बैठना पड़ता है। आज हम अपने स्वास्थ्य के साथ जरूरत से ज्यादा समझौता करने लगे हैं और इसी के चलते आजकल जो समस्या काफी बढ़ रही है वो है वेरिकोस वेन्स। आज हम देंगे आपको वेरिकोस वेन्स से जुड़े हर जानकारी, और अगर आप भी इससे जुड़ा कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपके सवालों के जवाब देने के लिए 3 बेहद खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अलग अलग पैथी से हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अनीता धर। डॉक्टर अनीता धर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। साथ ही हमारे साथ हैं आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर साक्षी शर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कुमार भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर विजय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आप हमें कॉल कीजिए, हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप चाहें तो जीमेल के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। यूट्यूब लाइव के कमेंट सेक्शन में भी अपना सवाल लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। दरअसल वेरिकोस वेन्स में नसें फूल जाती हैं और लंबाई बढ़ जाने से टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती हैं। इसमें बेहद खतरनाक अल्सर भी बन सकते हैं और चलना फिरना भी दूभर हो सकता है। समय के साथ हमारे शरीर में आजकल कई समस्याएं घर कर रही हैं। कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं जिन्हें अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। इन्हीं में से एक है वेरिकोस वेन्स। वेरिकोस वेन्स बड़ी और लंबी नसें होती हैं जो सूजी हुई और त्वचा पर उभरी हुई दिखाई देती हैं। ये नसें गहरी बैंगनी या नीले रंग की हो जाती हैं। ये दिखने में मुड़ी और उभरी हुई होती हैं। ये नसें आमतौर पर घुटनों और एड़ियों के बीच, टांगों के पीछे या अंदर के हिस्से में दिखाई देती हैं। ये तब बनती हैं जब नसों में दिल में खून पहुंचाने वाली वाल्व ठीक से काम करना बंद कर देती है और इसी वजह से नसों में खून इकट्ठा हो जाता है और नसें फूलकर बड़ी हो जाती हैं। वेरिकोस वेन्स से पीड़ित लोगों की मांसपेशियों में ऐंठन बनी रहती है, टांगों में भारीपन और दर्द रहता है और इस वजह से चलने फिरने में भी दिक्कत आती है। वेरिकोस वेन्स के कारणों की अगर बात करें तो इसमें बढ़ती उम्र एक बड़ा कारण है। साथ ही एक ही जगह पर घंटों खड़े रहने से भी ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों में भी वेरिकोस वेन्स की समस्या ज्यादातर पाई जाती है। घर या ऑफिस में कई घंटों तक एक ही कुर्सी पर पैर लटकाकर बैठने से भी ये दिक्कत हो सकती है। आजकल लोग कंप्यूटर और लैपटॉप के सामने घंटों बैठे रहते हैं, इससे पैरों पर अधिक दबाव पड़ता है। इसके अलावा धूम्रपान भी इसके पीछे एक बड़ा कारण हो सकता है। हर समय गाड़ी या लिफ्ट का इस्तेमाल करना भी इसका कारण है। बिल्कुल भी पैदल ना चलना, व्यायाम ना करना, बहुत अधिक मोटापा, ऊंची हील्स पहनना, गर्भावस्था के दौरान होने वाले हार्मोनल बदलाव, बर्थ कंट्रोल पिल्स का ज्यादा इस्तेमाल, टाइट अंडरगारमेंट्स पहनना या फिर नसों में चोट लगना भी वेरिकोस वेन्स का बड़ा कारण है। तो वेरिकोस वेन्स से जुड़ा कोई भी सवाल आप करना चाहते हैं तो आपके कॉल्स का हमें इंतजार है। डॉक्टर अनीता धर, हमने वेरिकोस वेन्स को लेकर कुछ जानकारी देने की अभी कोशिश की है। मतलब कभी हम ये सोच भी नहीं सकते कि हमारे पैरों के पीछे या जो नसें हमें दिख रही हैं वो कभी इस तरह की समस्या भी उनमें हो सकती है। थोड़ा सा अगर आप हमें और समझाएं कि वेरिकोस वेन्स कितनी गंभीर समस्या है और ये क्यों होती है। वेन्स जो बनाई गई है कुदरत ने वापस खून वापस लेके जाने के लिए है। हार्ट पंप करता है आर्टरीज के थ्रू और फारदेस्ट पॉइंट जो सबसे दूर वाला हिस्सा है पैर है और वहाँ से वापस लाते हैं वेन्स। सो वेन्स में खुद से ऐसा कुछ एक्टिविटी नहीं होती है कि वो वापस खून लेके आए। सो एक पेरिफेरल पंप की ज़रूरत होती है। जो काफ मसल्स होते हैं वो एक पंप की तरह काम करता है और जो काफ मसल है उसके रिलेटेड हम समझें कि वो एक पेरिफेरल पंप है, वो पुश करता है। जब कई सारी चेंजेस आ जाती हैं बॉडी में, आपने मेंशन कर लिया, कई हार्मोनल चेंजेस हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग है, बट देर आर इनहेरेंट प्रॉब्लम्स। जो वेन के अंदर जो उसकी ट्यूब है, अगर उस ट्यूब में चेंजेस आए, बदलाव आए,
वो डायलेट फूल जाती हैं। अच्छा। फूल जाती हैं, एक सांप की तरह ऐसे ऐसे टेढ़ी टेढ़ी दिखने लगती हैं स्किन के नीचे। और सब्सिक्वेंट उसके बाद क्या होता है कि जो ये वेल्व्स बनाए गए हैं, जो हम जैसे खून नीचे से ऊपर लिफ्ट होके आ रहा है, वो वापस ना चला जाए, भगवान ने एक वेल्व सिस्टम क्रिएट किया है ह्यूमन बॉडी में ताकि वो वापस ना चला जाए। सो वो वेल्व्स भी थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, काम करना कम कर लेते हैं। सो जो प्रेशर है वो और नीचे की तरफ ज़्यादा आ जाता है। सो अगर आप बहुत लंबे टाइम तक खड़े हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो वो कॉम्प्लिकेट उसको कर लेते हैं। और अगर हम चेंजेस देखें, नीचे पैर के अराउंड जो एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। उसके कारण स्किन में सब्सिक्वेंटली चेंजेस आ जाती हैं। स्किन थिनिंग होती है, कलर चेंज हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन जिसको हम कहते हैं, स्किन के अंदर एक्जिमा और ये सब चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है। वो स्किन की चेंजेस सब्सिक्वेंटली अगर हम ट्रीट नहीं करें, वो लीड करते हैं टू अल्सर फॉर्मेशन। इचिंग होती है, नाखून से थोड़ा सा भी स्क्रैच अगर हो जाए वो अल्सर बन जाता है। ठीक है डॉक्टर, नोइंगली अननोइंगली पर्सन को पता नहीं चलता है, बट वो सब्सिक्वेंटली अल्सर फॉर्मेशन कर लेता है। क्या इसका असर होता है, किस तरह की समस्याएं इससे जुड़ी होती हैं, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल 2 कॉलर हैं जो इंतजार कर रहे हैं। सौरभ पाठक ने हमें कॉल किया है कोलकाता से, और साथ ही संजीव कुमार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका। थैंक यू मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताइए। जी मैम मेरा पहला प्रश्न है, क्या वेरिकोज वेन की समस्या जेनेटिक भी हो सकती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, वेरिकोज वेन के कारण क्या किसी अन्य बीमारी के होने का खतरा भी बढ़ सकता है? थैंक यू मैम। ठीक है, आपके सवाल को हम जरूर शामिल करेंगे। संजीव कुमार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप बताइए क्या प्रश्न है आपका। नमस्ते मैडम, मैं जब चलता फिरता था तो मेरे लेफ्ट साइड हाइड्रोसिल में भारीपन महसूस होता था। तो जब डॉक्टर को मैंने दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपके लेफ्ट साइड भी हाइड्रोसिल, मॉडरेट हाइड्रोसिल है, और उसके साथ ही आपके वेरिकोज की प्रॉब्लम है। तो अभी मैंने ऑपरेशन इसका करवाया, तो उन्होंने बोला कि मैं ज़्यादा तो नहीं इसको काट सकता नसों का, क्योंकि फिर आपको हो सकता है फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो क्या मतलब ऐसे कुछ है चीजें हैं, मतलब कि बाद में भविष्य में, मतलब इसको मैंने ऑपरेशन कराया तो क्या फर्टिलिटी में प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? अच्छा, ठीक है और संजीव, प्रिकॉशन क्या होंगे? ठीक है संजीव। डॉक्टर धर, आप कुछ पूछेंगे संजीव से और जानकारी चाहिए? संजीव जो पूछ रहे हैं वो वेरिकोसील के रिलेटेड है। अच्छा, नॉट वेरिकोस वेन्स। ठीक है। ये चेंजेस जो हैं, जो हमारी वेन्स जो गोली है, टेस्टिस है, वहाँ से जो वापस खून लेके जाती हैं, उन वेन्स में चेंजेस आ जाती हैं। So तो it's not related to varicose veins. सवाल नहीं है संजीव, but yes he has a concern। जब हम वो ऑपरेशन करते हैं वहाँ पे बहुत केयरफुली करना होता है, बिकॉज जो नस खून लेके जाती है और एक वास होता है जिससे स्पर्म्स आ जाते हैं, बहुत ही केयरफुली वहाँ पे सर्जरी करनी पड़ती है। कंसर्न इज जेन्युइन, बट वेरिकोस वेन्स के साथ कनेक्टेड नहीं है ये सवाल। ठीक है, और इसके अलावा जो सौरभ पाठक हमारे पहले कॉलर हैं डॉक्टर, उन्होंने पूछा था क्या ये जेनेटिक है, मतलब वेरिकोस वेन्स की समस्या अनुवांशिक होती है? हो सकती हैं, यस डेफिनेटली हो सकती हैं। और कई सारे कंडीशंस हैं जो शुरू में बचपन में ही नहीं दिखती हैं। कई लोग एबनॉर्मल वेन्स के साथ पैदा होते हैं, लाइक डीप सिस्टम शायद नहीं हो। 2 सिस्टम होते हैं हमारे, एक सुपरफिशियल वेनस सिस्टम होता है, एक डीप होता है। जब खून ऊपर की तरफ आता है, जो सरफेस वाला ऊपर वाला सिस्टम होता है, वो डीप में खून अपना पहुंचा के वो डीप सिस्टम फिर ऊपर लेके जाता है। इन केसेस में ऊपर की वेन्स इतनी सारी एबनॉर्मल हो गई होती हैं, पैदाइशी है ये, और जो डीप वाला सिस्टम है वो शायद ना भी हो, प्रेजेंट ही नहीं हो, वो पैदाइशी ऐसे होती है। वो एक तरीके का है जो कॉन्जेनेटली एबनॉर्मल हो। जेनेटिकली ये है कि हाँ प्रिडिस्पोजिशन होती है आपकी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया, जो हमारी वेन्स की वॉल होती हैं उनमें जेनेटिकली प्रिडिस्पोज्ड कुछ चेंजेस हो जाती हैं जो आ जाती हैं सामने। सो फैमिली में रियलाइज़ होता है कि फादर को भी था, मदर को था, या फिर डॉटर को हो रहा है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो और ज़्यादा फ्लेयर अप हो रहा है। सो यस, हो सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर साक्षी शर्मा, आयुर्वेद के नज़रिए से अगर हम वेरिकोस वेन्स की बात करें,
तो आयुर्वेद क्या कहता है इसलिए? हमारे 5000 ईयर्स बैक भी जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट हैं वहाँ पर इसका वर्णन आया हुआ है, जिसको शिरा शैथिल्य और शिरा ग्रंथि के नाम से सुश्रुत में जो सर्जरी से रिलेटेड हमारा टेक्स्ट है उसमें बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया गया है। और इसमें जो कारण है वो जैसे आयुर्वेद की जो पैथोजेनेसिस है वो वात पित्त कफ पर डिपेंड करती है, तो वात के वायु का बढ़ना मतलब इसमें बहुत बड़ा कारण है। और उसमें एक बहुत ही रिलेवेंट फैक्ट है कि कोई भी एक्टिविटी का एक्सेस में करना वायु को हमेशा बढ़ाता है। एक डाइटरी फैक्ट इसमें हमारा भोजन का प्रॉपर ना होना ये वायु को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। और आजकल भी इसको कोरिलेट करके देखें तो बहुत सिग्निफिकेंट दिखाई देता है कि जब भी हम कोई एक्टिविटी एक्सेस में करते हैं, जैसे रिक्शा पुलर्स हैं, एथलीट्स हैं, उनके यहाँ भी हम देखते हैं कि उनके काफ मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उसमें भी ये समस्या आती है। या हम बहुत खड़े हैं, बहुत बैठे हैं, तो लगातार हम कोई भी चीज़ एक्सेस में करते हैं तो उसमें ये जो वेरिकोज वेन है इसकी समस्या का सामना करना पड़ता है। और डाइट से रिलेटेड भी अगर हमारा अन्न पान जो खान पान है वो ठीक नहीं है तो वो भी इसमें एक बहुत बड़ा कारण साबित होता है। हमें होल ग्रेन्स खाने चाहिए, पॉलिश दालें वगैरह हम जो खाते हैं ये प्रॉपर नहीं है। और अगर जो वेन्स की जो हेल्थ है वो इसमें घृतपान भी बहुत आवश्यक है। हम आजकल बिल्कुल ड्राई सूखा रुखा और ये फास्ट फूड्स खाते हैं, तो उसमें जो उसका नरिशमेंट है, अगर वेन्स को नर्व्स को भी यही सिस्टम लागू होता है, अगर इनको पूरा नरिशमेंट नहीं मिलता है तो जो मैडम ने बताया कि वॉल्स वीक होने लगते हैं वेन्स के, तो वो उसमें एक बहुत बड़ा कारण साबित होता है। डाइट भी ठीक है। एक कॉलर है मनीष कुमार ने कॉल किया है, बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष शुक्रिया कॉल करने के लिए, बताइए क्या सवाल है आपका? प्रणाम मैम। ये जी मेरे पैर दाहिने वाले पैर में जब मैं बैठ चलता हूँ तो थोड़ा हल्का सा लंगड़ा टाइप का महसूस होता है और तलवा में भी हल्का पेन आता है चलने के समय में, और बैठने की वजह से जमीन पे सीधा बैठा जाए तो भी वो मसल्स में पेन रहता है। जी मैम। ठीक है, आपने दिखाया है किसी डॉक्टर को अभी तक? जी हमने डॉक्टर से सलाह लिया तो उन्होंने कुछ मेडिसिन दिया, उसके बाद कुछ आराम मैं महसूस कर रहा हूँ लेकिन पूरा कम्प्लीटली नहीं है। ठीक है, डॉक्टर क्या ये वेरिकोस वेन से जुड़ा है इस तरह की समस्या? लगता नहीं है, बिकॉज इनका जो पूरा का पूरा पेन का कंप्लेन है वो पैरों में है और किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन को इनको एक बार चेक कराना चाहिए। ठीक है मनीष, अभी सीधे तौर पे हम नहीं कह सकते कि वेरिकोस वेन से जुड़ा ही ये समस्या आपकी हो सकती है। अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, उनसे ज़रूरी सलाह और सुझाव दीजिए, लीजिए आप। शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमें जिज्ञासा ने उत्तर प्रदेश से कॉल किया। हमें जिज्ञासा, शुक्रिया कॉल करने के लिए। प्रश्न पूछिए अपना। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सवाल पूछिए। मैम मेरे भैया जिनकी एज 32 ईयर है जी, उन्हें वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है। जी हेलो मैम। हाँ बताइए। मेरे भैया जिनकी एज 32 ईयर है उन्हें वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे बताइए। आपने डॉक्टर को दिखा रही हैं, समस्या बढ़ रही है या क्या है? कुछ दिखाया था। हाँ ठीक है, तो आप अभी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम बताइए। ठीक है, ठीक है, आपके सवाल को हम शामिल करेंगे। जिज्ञासा, और कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक आप जानना परमानेंट इलाज क्या है? ठीक है, ठीक है जिज्ञासा, आपके सवाल को हम ज़रूर शामिल करेंगे। डॉक्टर विजय कुमार, होम्योपैथी वेरिकोस वेन्स को लेकर क्या कहता है और किस तरह का उपचार उसमें इसके लिए है? होम्योपैथिक में मैडम अगर पेशेंट शुरुआत की स्टेज में आ जाता है, अगर बहुत एडवांस्ड स्थिति में आएगा तो शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो चेंजेस इतने पैथोलॉजिकल हो चुके होते हैं कि जिसमें हम उनको रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। लेकिन अगर शुरुआत में कोई भी पेशेंट हो, अगर वो हमारे पास आएगा तो डेफिनेटली वो ठीक हो सकता है। ठीक है, तो जैसे डॉक्टर विजय बता रहे हैं कि शुरुआत में अगर आया तो काफ़ी नियंत्रण होम्योपैथी के जरिए भी किया जा सकता है। शुरुआती लक्षणों को कैसे समझा जाए, कैसे शरीर में किन बदलावों पर नज़र रखी जाए जिससे पता लग सकता है कि वेरिकोस वेन्स की समस्या है? वेरिकोस वेन्स की जो सिम्टम्स हैं, यूजुअली आप दिन शुरू करते हैं, आपके कोई पेन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, आप टुवर्ड्स एंड ऑफ द डे जब दिन ख़त्म होने लगता है आपको बहुत फटीग महसूस होता है, क्रैम्प्स टाइप पेन होता है, काफ मसल्स में थकान होती है ज़्यादा जल्दी, और आपकी कुछ वेन्स सरफेस पे दिखने लगती हैं, प्रोमिनेंट वेन्स अगर वो फूल रही हैं, कहीं पे भी छोटी छोटी वेन्स अगर आपको दिख रही हैं, और एंकल के अराउंड
थोड़ा सा भी सूजन आना शुरू हो गया हो, ये सारे इनिशियल साइंस और सिम्टम हैं जहाँ पे आपको एहतियात करना है। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने अभी समझाया आपको, हमारा पेरिफेरल हार्ट जो होता है वो काफ मसल्स में होता है, उसकी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आप पैर हिला के, ये सेट ऑफ एक्सरसाइजेस होती हैं जो हम एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट्स को, जिससे वो अपने काफ मसल्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। रात को सोने के टाइम अगर लेग्स का एलिवेशन करें, फटीग और वो सारा कंजेशन कम हो सकता है। एंड देन प्रोफिलैक्टिकली हम कुछ कंप्रेशन स्टॉकिंग्स दे देते हैं, जो ग्रेजुएटेड प्रेशर स्टॉकिंग्स होते हैं, वो हम देते हैं एहतियात के लिए। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, बहुत लंबा टाइम के लिए कुछ ट्रैवल कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, उस टाइम वो यूटिलाइज कर सकते हैं, पहन सकते हैं। काफ़ी हद तक उनकी समस्या प्रिवेंशन या कंट्रोल इनिशियल स्टेजेस पे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन या कहे बचाव को लेकर हम और बातचीत करेंगे। फिलहाल आइए वेरिकोस वेन्स को लेकर उसके क्या लक्षण हैं, क्या अवस्थाएं हैं, इसके बारे में ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। अगर वेरिकोस वेन्स के कुछ लक्षणों की बात करें तो इनमें कुछ सामान्य से लक्षण दिखाई देते हैं। दर्द, भारीपन और कभी कभी पैरों में सूजी हुई नसें दिखाई देना इसका बड़ा लक्षण है। छोटी नसें जिन्हें हम त्वचा की सतह पर देख सकते हैं, इन्हें स्पाइडर वेन्स कहा जाता है। रात में जांघ, काफ या पैरों के अन्य भागों में ऐंठन, अकड़न या दर्द महसूस होना, पैरों या टखनों में हल्की सूजन आना, खुजली होना, लंबे समय तक बैठने या खड़े होने के बाद पैरों में दर्द होना, पैरों या टखनों की त्वचा का रंग बदलना, त्वचा के घाव या अल्सर जो आसानी से ठीक ना हो, इसके अलावा सूखी और पपड़ीदार त्वचा होना, पैरों और टखनों की त्वचा का मोटा और सख्त हो जाना, इसके बड़े लक्षण हैं। वेरिकोस वेन्स को लेकर अगर सावधानियों की बात करें तो ये एक ऐसा रोग है जिसमें उपचार से अधिक सावधानियां जरूरी हैं। सामान्य दिनचर्या में मामूली बदलाव करके भी इस समस्या से बचा जा सकता है, जैसे अपनी शारीरिक गतिविधियां बढ़ाएं, दिनचर्या में व्यायाम को एक जरूरी अंग बनाएं, इससे पैरों में रक्त का संचार बढ़ेगा और दर्द से राहत मिलेगी। ज्यादा देर तक एक जगह पर बैठे ना रहें। बैठने पर ध्यान रखें कि पैर एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ना हो। सोते समय पैरों को सिर के लेवल से थोड़ा उठाकर रखें। मोटापा कम करने पर ध्यान दें। ज्यादा टाइट कपड़े ना पहने। पैरों की अलग अलग मांसपेशियों को लचीला और स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करें। ज्यादा ऊंची हील वाली चप्पलें और जूते ना पहने। इसके अलावा खानपान में विटामिन ए वाले पदार्थ जैसे गाजर, शलजम आदि का सेवन करें, क्योंकि ये वेरिकोस वेन्स के कारण बने घाव को भरने में सहायक होता है। विटामिन बी युक्त आहार जैसे फल, दालें, छाछ, लस्सी लेते रहें। इसके अलावा खानपान पर ध्यान दें और पौष्टिक आहार का सेवन करें जिनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन हो। खासतौर से विटामिन ए, बी और सी को जरूर अपने खानपान में शामिल करें। साथ ही पानी का भरपूर सेवन करें। कम से कम एक दिन में 8 ग्लास पानी जरूर पिएं। डॉक्टर साक्षी शर्मा, मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो महिलाओं में 4 गुना ज्यादा खतरा होता है वेरिकोस वेन्स का, ऐसा क्यों है? 4 गुना भी नहीं, जो रेशो एग्जैक्ट हमारे मेडिकल साइंस में आती है वो 10:1 की है, यानी 10 महिलाओं ज़्यादा इफेक्टेड हैं इन कंपैरिजन टू पुरुष, अगर एक पुरुष होता है। तो इसमें बहुत सारे रीजंस जो आते हैं साइंटिफिकली देखे जाएं। एक तो प्रेगनेंसी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जब फीटस का एनलार्जमेंट होता है, फीटस ग्रोथ होता है, तो वो प्रेशर बनता है। क्योंकि वेरिकोस वेन का जो बेसिक रीज़न है वो किसी भी तरह से प्रेशर क्रिएट होना, एब्डोमेन पर और वेन्स पर अनड्यू प्रेशर जाना, ये इसका बेसिक कारण है। तो प्रेगनेंसी इसका बहुत बड़ा रीज़न है जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। और उसके साथ भी जो मेनोपॉज है उसमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। और जैसा आपने प्रियम्बल में भी बताया, जो पिल्स लेती हैं लेडीज़, उनको ये बहुत ज़्यादा होता है। और एक मैं बेसिक कारण आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आजकल हमारे घरों में जो स्ट्रक्चर है उसमें स्टैंडिंग किचन है, तो लेडीज़ बहुत लगातार खड़े रहते हैं। तो ये भी एक जैसे बेसिक कारणों में इसके आता है, तो ये भी एक बेसिक कारण है जिस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि आप बिल्कुल लगातार ना खड़े हों और आप बीच
बीच बीच में बैठते रहें, जैसे सब्जी काटना है तो बैठ के कर लिया और खाना बना लिया। इसी तरह से अगर हम ऑफिस में हैं और प्रोलॉन्ग सिटिंग हमारा एक आवश्यक पार्ट है लाइफ का, तो उसमें भी हम देखें कोई फाइल देने जाना है या इस तरह से मूव करना है तो वी शुड मूव, जैसा आपने बताया ये बहुत आवश्यक है, इसमें मूवमेंट बहुत आवश्यक है। और सीधा खड़ा होना इसमें बहुत हार्मफुल होता है, हमें एक पैर पर भार देकर दूसरे को ढीला छोड़ देना चाहिए थोड़े समय के लिए, फिर दूसरे को ऑल्टरनेट। ऐसे ही बैठते हैं तो हम फुट स्टेप पर पैर रखते हैं, तो उसमें भी हमें ऑल्टरनेट करना चाहिए। और मैं अपने पेशेंट्स को तो एक विशेष सलाह हमेशा देती हूँ, जैसे रात को हम कहते हैं कि पैरों को ऊंचा करके सोना बहुत आवश्यक है, तो पिलो हम प्रेस्क्राइब करते हैं। तो मेरे हिसाब से पिलो क्या होता है कि जब हम करवट लेते हैं अननोइंगली हमारा पैर उतर जाता है, तो या तो आपका बेड ही उस साइड से ऊंचा हो, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो थोड़ा बड़ा गद्दा टाइप का कुछ होता है वो आप पैरों के नीचे रखें और उसको रखकर सोएं, जिससे अननोइंगली आप करवट भी लें तो वो पैर ना उतरे आपका। और एक हमारे पुराने ज़माने से जो हम कहते हैं कि घर आए तो आप थोड़ा गर्म पानी में पैर रखें, ये एक बहुत नेचुरल वो है जो हमारे रुके हुए ब्लड फ्लो को वापस भेजने में बहुत सहायक है। और योगा है, आसन्स बहुत इस तरह के हैं जो मैं अगर आप समय देंगे तो बताना चाहूँगी, वो बहुत बेनिफिशियल हैं जो इसमें सर्कुलेशन को प्रॉपर करने में काम आते हैं और वेरिकोज वेन में हेल्प करते हैं। ठीक है, आसनों को लेके भी आपसे डिटेल में जानकारी लेंगे। चरण सिंह ने हमें राजस्थान से कॉल किया है। चरण जी शुक्रिया कॉल करने के लिए, बताइए क्या सवाल है। नमस्ते मैडम। नमस्कार, बताइए। नमस्ते मैडम, मेरी वाइफ की एज है 14 ईयर। पिछले तकरीबन 5-6 महीने से वो सर्वाइकल की प्रॉब्लम से काफी पीड़ित है। मैंने उसको जयपुर दिखाया, उसके बाद दिल्ली दिखाया आरआर में, वो ऑपरेशन के लिए बोले, ऑपरेशन भी बोला कि आगे से होगा, मतलब गले की तरफ से, उसके बाद रीढ़ की हड्डी में ऑपरेशन होगा। फिर मैंने फिजियोथेरेपी वगैरह करवाया, एक्सरसाइज करवाया, योगा करवाया। ठीक है, आज हम आज हम वेरिकोस वेन्स के बारे में बात कर रहे हैं चरण जी, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी आपके लिए कुछ सलाह डॉक्टर धर अगर आप देना चाहें। इनकी पत्नी को सर्वाइकल की दिक्कत है तो क्या किया जा सकता है, अगर आप फिर भी 2 लाइन में अगर इन्हें सलाह दें। सर्वाइकल पेन अगर रेफर्ड है और उसके साथ नमनेस, सुनपन और ये सब है, थोड़ा सा गंभीर हो जाता है, तो उनको कंसल्टेशन जरूर करना चाहिए, ऑर्थोपेडिक्स या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो सॉफ्ट एक्सरसाइजेस कुछ बताया जाता है मेडिसिन में, तो नेक के लिए की जाती हैं और पेन का काफ़ी हद तक उसमें कंट्रोल हो जाता है। इन एडिशन जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर लेते हैं मेडिसिन, उसको बिल्कुल फॉलो हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया चरण हमें कॉल करने के लिए आपका। डॉक्टर विजय कुमार, आपने बताया कि अगर शुरुआती अवस्था में होम्योपैथी का सहारा लिया जाए तो काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है वेरिकोस वेन्स की समस्या को। थोड़ा सा अगर हमें आप अवस्थाओं के बारे में भी बताएं और फिर होम्योपैथी किस तरह से सहारा बनता है उसके बारे में बताएं। वेरिकोस वेन्स की कितनी अवस्थाएं हैं, कैसे पता लगता है? जैसा मैडम ये बार बार कहा जा रहा है कि ये इसका जो मेन वजह है वो है स्टैंडिंग है, और जो पेशेंट बिल्कुल एम्बुलेटरी होते हैं, जो बिस्तर में पड़े रहते हैं, ये उनमें भी हो सकती है, बिकॉज उनमें मूवमेंट तो कोई है नहीं। इसके लिए मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी बात आ रही थी कि अगर कोई रजिस्टर भी कहीं से कहीं को लेके जाना है तो उसमें लिफ्ट की बजाय पैदल चल के जाएँ, जिससे वो जो मैडम जैसे बोले हैं कि वो पेरिफेरल हार्ट्स हैं हमारे, जो काफ मसल्स हैं, वो ब्लड को पंप करती है। अगर हम चलेंगे ही नहीं तो वो पंपिंग तो होगी नहीं फिर। इसलिए चलना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और दवाई के साथ साथ जिस तरह अभी बताया गया कि दिन में हम अगर क्रैप बैंडेज बांध के रखें, और या इसके वो स्टॉकिंग्स आते हैं स्पेशली इसी वेरिकोज वेन्स के लिए होते हैं, तो अगर उनको हम यूज़ करें और रात को पैर को ऊंचा करके सोएं तो ये तकलीफ काफ़ी इसको हम मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। एक कॉलर है शिवतेज सिंह ने हमें उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। शिवतेज जी शुक्रिया कॉल करने के लिए, सवाल पूछिए आप। जी गुड मॉर्निंग मैम, मेरा सवाल है, पहले मुझे वेरिकोज वेन घुटने के नीचे बहुत कम थी, लेकिन अब ये फैलने लगी है, तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? अगर मैं लेजर ट्रीटमेंट कराता हूँ इसका तो क्या ये ठीक हो जाएंगी और मैं उसके बाद रनिंग कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये जानना था। ठीक है डॉक्टर धर। देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना है कि जो आपकी वेरिकोस वेन्स है उसका ऑपरेशन करना है या नहीं करना है।
वो तो आपको जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे वही बता पाएंगे। तो खुद से डिसाइड करना कि मेरे को लेज़र ट्रीटमेंट करना है, वो थोड़ा सा उसके ऊपर हम सलाह नहीं देंगे इमीडिएटली, बिकॉज वो सर्जन डिसाइड करेगा। और आप कह रहे हैं पहले घुटने से नीचे था और घुटने के ऊपर आ रहा है, तो आपको ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। वो आपको एग्जामिन करेंगे, देखेंगे कितनी हद तक आपकी वेन्स या वेल्व्स उसके पीड़ित हुए हैं या इन्वॉल्व हुए हैं, उसके अनुसार आपको बताया जाएगा किस प्रकार का ट्रीटमेंट होगा। लेज़र ट्रीटमेंट तो है एक प्रकार का ट्रीटमेंट, बट वो हम ऐसे टीवी में बैठ के आपको सलाह नहीं देंगे। हर ऑपरेशन के अच्छे और बुरे पॉइंट्स भी होते हैं, और हम आपके लिए शुभ चाहेंगे। आप अपने डॉक्टर से मिलके सलाह ले लीजिए। ठीक है, एक कॉलर है राजेश ने हमें दिल्ली से कॉल किया है। राजेश जी, स्वागत है कार्यक्रम में, प्रश्न पूछिए अपना। मैम, मेरे को चलने फिरने में दिक्कत होती है और आज से 10-15 साल पहले MRI कराया था। हेलो जी, बताइए। हाँ मैम, MRI कराया था तो पीछे कंधे की नस में ब्लॉकेज बताई थी, और कंधे की नसों की वजह से अब ये पैरों में चलने में आने फिरने में दिक्कत होती है मैम, और मतलब बैठ भी नहीं पाता हूँ, नीचे उकड़ू भी नहीं बैठ पाता मैम। ठीक है, डॉक्टर ने क्या सलाह दी आपको? डॉक्टर ने तो मैम दवाइयाँ दे देते हैं, लेकिन उससे आराम नहीं होता है। मैंने वैदिक उपचार वाले से भी दवाई ली थी, तो उन्होंने वेरिकोज वेन बताई थी, लेकिन आराम नहीं हुआ इसमें, और अभी भी मेरे को मतलब काफ़ी दिक्कतें आती है। ठीक है, डॉक्टर साक्षी, इनकी समस्या का समाधान आयुर्वेद कर सकता है? जैसा इनकी बातों से मुझे लग रहा है कि इन्होंने MRI कराया है तो सिर्फ वेरिकोज वेन नहीं है इनको, आई थिंक कहीं नर्व कंप्रेशन है या इस तरह की चीज़ है, तो दो चीज़ें आपस में मिल रही हैं शायद इनकी। तो इनको बहुत अच्छे से चिकित्सक का एक परामर्श लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दोनों की ही चिकित्सा थोड़ी अलग अलग होती है। तो हो सकता है कि वहाँ इनका डिस्क में प्रॉब्लम हो और उससे नर्व कंप्रेशन हो, जो MRI का रिपोर्ट तो ये पूरा नहीं बता पाए हैं। और वेरिकोज वेन के लिए डिफरेंटली इनको मतलब जो परामर्श के अनुसार चिकित्सा लेना आवश्यक रहेगा, आई थिंक। ठीक है, और डॉक्टर धर, जितना मेरे को समझ आ रही है, वो कह रहे हैं कि ब्लॉक बताया गया, डीप वेन्स की वजह से थ्रोम्बोसिस हो सकता है। अच्छा, अगर थ्रोम्बोसिस होता है, उसकी एक कॉम्प्लिकेशन है वेरिकोस वेन्स होना। वो बता रहे हैं वेरिकोस वेन्स भी बताया गया है। सो हो सकता है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस रहा हो उनको, और उसकी कॉम्प्लिकेशन वेरिकोस वेन्स हो गई हो, तो ये संभव है। और उसका ट्रीटमेंट ऑब्वियसली वो डॉक्टर्स बताएंगे आपको। यूजुअली स्वेलिंग होती है, टांग स्वेल हो जाती है बिकॉज डीप वेनस थ्रोम्बोसिस होता है, और अगर वो पार्टली कुछ हद तक खुल भी जाए तो उसकी एक सिक्यूली या कॉम्प्लिकेशन वेरिकोस वेन्स हो सकती है। ठीक है, और बचाव को लेकर बातें जो हमने की हैं, उसमें अगर आप आसन की बात बता रही थी हमें, यानी एक तरह से शारीरिक जो गतिविधि है उसको हमें एक दिनचर्या का अहम हिस्सा बनाना है, तो आसन के बारे में आप जो बता रही थी, कौन कौन से आसन अहम? हाँ बिल्कुल, कुछ आसन हैं जो बहुत ही पर्टिकुलर वेरिकोज वेन के लिए बताए गए हैं। जैसे सर्वांग आसन है, स्ट्रेचिंग होती है उसमें पूरी बॉडी की। वीर आसन है, पोजीशन है एक पर्टिकुलर, और बहुत ही आसान है शव आसन हम करते हैं, तो उसमें भी सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से होता है। और शीर्षासन करना बहुत मुश्किल है, मगर वो भी बहुत डायरेक्टली इफेक्टिव इसमें बताया गया है, वो बहुत प्रयास से और सभी लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे हल आसन है, वो भी सिंपल आसन है जिसको हम पवन मुक्त आसन है। तो मॉडर्न थेरेपी में भी बताते हैं कि आप कमर के बल लेटकर अपने पैरों को अपवर्ड्स करते हैं, तो उसी तरह के कुछ आसन हैं। कपोत आसन है, ये आसन जो भुजंग आसन भी इसमें बहुत लाभकर बताया गया है। तो इस तरह से वो आसन आपको बहुत एक्सेसिव एक उसमें भी नहीं डालते हैं, और आराम से आप उसको कर सकते हैं, जिससे धीरे धीरे आपका जो सर्कुलेशन है वो सही दिशा में प्रोग्रेसिव हो सकता है और इसमें आराम आपको आ सकता है। ठीक है, एक कॉलर और जुड़ गए हैं, अनिल कुमार साहनी ने हमें उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। अनिल जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए, बताइए क्या प्रश्न है? मेरे पाँव के घुटने में और गुद्दे में जो दर्द रहता है। हाँ ठीक है, डॉक्टर को दिखाया है? दर्द का कारण क्या है पता चला? दिखाए हैं तो यही वो बताते हैं कि आपको आराम करना पड़ेगा, उसके बाद से आप उतना बैठिए मत। ठीक है, वेरिकोस वेन्स इस तरह की कोई समस्या तो नहीं बताई है ना आपको? नहीं। ठीक है, तो आज हम वेरिकोस वेन्स पर बात कर रहे हैं अनिल जी, इसलिए आपके सवाल को हम शामिल नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं।
फ़िलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए आपका। आप डॉक्टर बता रही थी कि वेरिकोस वेन्स की जो समस्या है किस तरह से वो स्किन प्रॉब्लम्स को और कुछ और समस्याओं का भी कारण बन सकती है, थोड़ा इसके बारे में बताइए मुझे। जो वेरिकोस वेन्स के अंदर जो प्रेशर बनता है, यूजुअली जब हम खड़े हो जाते हैं सबसे ज़्यादा प्रेशर अराउंड एंकल जॉइंट होता है। सो वहाँ पे स्किन चेंजेस आ जाती हैं, स्किन कलर चेंज हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन जिसको कहते हैं, जो स्किन का कलर है वो और गहरा हो जाएगा, पिगमेंटेड कलर हो जाता है। इचिंग होती है, डर्मेटाइटिस होता है। तो इचिंग होती है, लोग वहाँ पे अपने नेल्स के साथ कंफर्ट करने के लिए थोड़ा इचिंग कर लेते हैं, कंफर्ट हो जाए, बट सब्सिक्वेंटली उससे क्या हो जाता है कि वो थोड़ा सा वहाँ पे उनके नेल से ट्रॉमा हो जाता है। वो दिखता नहीं है, बट अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए वो एक घाव बन सकता है। दूसरी कंडीशन है कि हीलिंग बहुत ही पुअर हो जाती है, बिकॉज स्किन में इतनी सारी चेंजेस आ जाती हैं, और वो अगर हमारे पास पेशेंट आ जाते हैं जो 7-7, 8-8, 9-9 साल से पीड़ित हैं। सो आप समझ सकते हैं ये चेंजेस स्किन की, फाइब्रोसिस हो जाता है, बहुत ही आई शुड से पक जाता है वो एरिया। सो उसमें हीलिंग करना, इतना बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है उस स्किन के अंदर, वो एक इतनी क्रॉनिक सालों की प्रॉब्लम होती है। अगर उसको थोड़ा सा एहतियात करके उसमें इचिंग करना कम करें, स्किन अगर लगे आपको थोड़ा ड्राई हो रहा है वेरिकोस वेन्स पेशेंट को और नॉर्मल पेशेंट पर्सन को भी, तो आप थोड़ा सा कोल्ड क्रीम लगा सकते हैं, नॉर्मल जो चेहरे पे लगाते हैं लोग, ताकि इचिंग ना हो। वेरिकोस वेन्स बंदे का एक बहुत ही अराउंड दिस एंकल जॉइंट बहुत ही सेंसिटिव स्किन होता है। सो इचिंग ना करें, उसमें लुब्रिकेशन करें, प्रिवेंट करें अल्सर फॉर्मेशन। और अगर अल्सर बन भी गया है, कई बार थोड़ा सा जैसे हम एज बढ़ती जाती है, खाली वेन्स की प्रॉब्लम ना हो के आर्टरीज का भी साइड प्रॉब्लम हो सकती है, साथ में हो तो सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो दोनों कॉम्प्लिकेट करते हैं एक दूसरे को। अल्सर होता है, सर्कुलेशन भी कम होती है, वेन्स का प्रेशर बढ़ जाता है, तो कई सारी मिक्स कॉम्बिनेशन कभी होती हैं जो अल्सर को हील नहीं होने देती है। सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि इन्फेक्शन इतना होता है, हम थोड़ी सी बायोप्सी वहाँ पे लेते हैं और कल्चर के लिए भेजते हैं, जरासीम देखते हैं वहाँ पे, बहुत ही गंभीर बैठे हुए ऑर्गेनिज्म जरासीम होते हैं जो अल्सर को कभी घाव को भरने नहीं देते हैं। सो उसको हमें उसी तरीके से फिर ट्रीट करना पड़ता है। और पैर को रेगुलरली साफ़ करना है, धोना है। जो पैर के बीच में वेब्स हैं, ये स्पेसेस जो होती हैं उंगलियों के बीच में, उसको रेगुलरली केयर करना है, स्किन का केयर करना है। और ब्लीडिंग होती है कभी कभी, कॉम्प्लिकेशन एक और है जो अल्सर में ब्लीडिंग होती है, या और उसको कोई कपड़े से बांधिए मत उसके ऊपर कि हम बांध दिया और ब्लीडिंग कम हो गई। उससे ये होता है कि जो हार्ट की सर्कुलेशन है वो चालू रहती है, खाली आपने वेन की सर्कुलेशन को बंद कर दिया, उससे और ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो मैं यही सलाह दूंगी, अगर कोई पीड़ित है जिसको अल्सर है और ब्लीडिंग होती है, तो एक साफ रुमाल लेके उसके ऊपर जहाँ से भी खून निकल रहा हो उसके ऊपर रखिए और बस दबाइए उसी पॉइंट को। आपको कहीं पे उसको बांधना नहीं है, ना ऊपर ना नीचे, उसको सिर्फ उस पॉइंट को दबा के रखिए और डॉक्टर की सलाह ले लीजिए। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ जम्मू से जुड़ी हैं, अंजलि ने हमें कॉल किया है। शुक्रिया कॉल करने के लिए हमें। अंजलि, बताइए क्या प्रश्न है, पूछिए। मेरा प्रश्न यही है कि जैसे वेरिकोज वेन्स के बारे में बता रहे हैं, वो प्रॉब्लम सेम हमें भी है। वेरिकोज वेन्स का स्पाइडर वेब दिखता है लेग्स पे, और रात को नींद नहीं पड़ती, उस वजह से हाथ पांव कभी भी बैठे बैठे सो जाते हैं, कहीं पे भी ऐसा कुछ है, तो क्या उसका कारण? और जैसे ये बता रहे हैं मीनोपॉज है, तो मीनोपॉज भी है, तो उसका क्या क्योर है? जैसे हाथ पांव सो जाते हैं, रात को नींद नहीं आती, ठीक है, और ज्यादा पेन होती ही रात को है। ठीक है अंजलि, आप हमें बताएंगे, हमारे साथ तीनों पैथी से जुड़े विशेषज्ञ हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी। आप सलाह किससे लेना चाहेंगे? आप देखिए, होम्योपैथी की सलाह दिलवाइए। ठीक है, डॉक्टर विजय। मैं इनको यही राय दूंगा कि ये अपने पेशेंट को लेके किसी भी एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ उनको अपनी पूरी हिस्ट्री दें। उसमें कम से कम आधा घंटा 45 मिनट्स लगता है सही दवाई को छांटने के लिए।
उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो कोई भी ये क्वालिफाइड डॉक्टर जब ये काम करता है तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती है वो उसको धीरे धीरे ठीक कर देती है। लेकिन मेरी राय यही होगी कि एक जाएं क्वालिफाइड के पास। मतलब जो आजकल मार्केट में ऐसे बैठे हैं तो उनके पास से तो कोई उनको उम्मीद नहीं कि उनको ठीक हो सके। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छी जैसे 5.5 years का ही होम्योपैथी का कोर्स होता है तो जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत अच्छी दवाई छांट सकते हैं। अच्छा, और ये ठीक हो सकती है। यानी ये जो लक्षण बता रहे हैं कि पैर सुन्न हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो सकती है, वो ठीक हो सकता है। ठीक है। और आप डॉक्टर शर्मा इनके लिए क्या बताएंगे? मैं इसमें अगर हम पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं वेरिकोज वेन में, तो आयुर्वेद की एक स्ट्रेंथ है यहाँ पर। एक तो पंचकर्मा के कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो इसमें हम देते हैं, और एक लीच थेरेपी। दो चीज़ों की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी जो विशेष चिकित्सा है आयुर्वेद में इसकी। तो पंचकर्मा में मैं इफ़ एंड बट भी थोड़ा बताना चाहूँगी। लोग क्या करते हैं कि वेरिकोज वेन में स्वेलिंग आई है, ऑयल लिया, कोई बहुत सारे ऑयल्स हैं जो इसमें काम करते हैं, प्रसारण तेल है, शतावरी, बहुत इंडिकेटिव ऑयल्स हैं, कैरेट सीड ऑयल भी आता है। मगर लोग क्या करते हैं, लिया और उसको जहाँ स्वेलिंग है वहाँ पर उसको यूज़ करते हैं, या चिकित्सक भी बिना देखे बोल देते हैं कि इनको पंचकर्मा का पूर्वकर्म स्नेहन स्वेदन करा दीजिए, फर्मेंटेशन करा दीजिए। तो डायरेक्ट जहाँ स्वेलिंग है वेन पर, जहाँ स्वेल हुई है, वहाँ पर हीट देना, दैट इज़ रॉन्ग। और एक दूसरा है कि खुद से उसको लेना और सीधा मसाज करना, ये फिर से रॉन्ग है। तो चिकित्सक भी इसमें देखता है कि कहाँ पर करना है और कहाँ नहीं, कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, किस तरह की पोजीशन है। तो एक बहुत साइंटिफिक तरीके से इसमें मसाज की आवश्यकता होती है जो परामर्श में करनी चाहिए। एक तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ। और दूसरा, इसमें पंचकर्मा में जैसे बस्ती चिकित्सा है, बहुत ही क्लासिकल इसमें ट्रीटमेंट है जिसको मेडिकेटेड एनीमा बोलते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा कारण था कॉन्स्टिपेशन, जिसको हमने शुरू में बताया। और कॉन्स्टिपेशन से ही, जैसे पाइल्स जो है वो भी एक वेरिकोज वेन का ही उदाहरण है। एनस की जो तीनों वेन्स हैं, जब वो एनलार्ज हो जाती हैं तो हेमोरॉइड बनता है। तो वेरिकोज वेन में जो कॉन्स्टिपेशन है उसमें भी आयुर्वेद का बहुत अच्छा रोल है। और कुछ पर्टिकुलर दवाइयां हैं, जैसे हम समाज में, सोसाइटी में कायम चूर्ण और इस तरह की चीज़ें लेकर इसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। अगेन वो गलत है, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहती हूँ। इसमें जो कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करना है उसमें भी कुछ पर्टिकुलर ही ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, जैसे हरित की चूर्ण है, त्रिफला है, उसको चिकित्सक के परामर्श के अनुसार लें। और तीसरी जो मैंने लीच थेरेपी बताई, वो बहुत सालों से, 2500 सालों से बहुत सारे देशों में प्रयोग होती जा रही है। और एक पर्टिकुलर तरह की लीच है, जैसे तुर्की में तो वेरिकोज वेन के लिए उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और बहुत ही देशों में रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज में और कॉस्मेटिक सर्जरीज में उसका उपयोग किया जाता है। तो हिरोडो मेडिसिनलिस करके एक उसका स्पीसीज़ है जो इसमें प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि जो लीच है उसके स्लाइवा में जो हिरोडिन नाम का सब्सटेंस होता है वो एंटीकोगुलेंट है, ब्लड थिनिंग है और एंटीबैक्टीरियल है। उससे कभी इन्फेक्शन के चांसेस हमें देखने को नहीं मिले हैं। अच्छा। और पेन नहीं होता है, ये बिल्कुल पेनलेस थेरेपी है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। और एक लीच को एक ही पेशेंट में प्रयोग किया जाता है। पूरे ट्रीटमेंट उसके ब्लड क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम वगैरह सब नोट करके उसका प्रयोग किया जाता है, और 1 वीक में 1 बार लगाया जाता है, और ऐसे 7-8 सिटिंग्स दी जाती हैं। अच्छा। जो इसमें उस रुके हुए ब्लड को रिमूव सक कर लेती है और फर्दर सर्कुलेशन को इन्हेंस करती है, प्रेशर को रिड्यूस करती है। और ये इसमें बहुत अच्छी चिकित्सा देखने को मिली है, जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो कोई भी जो इस स्टेज से गुजर रहा है, जिसमें इतना एनलार्जमेंट हो चुका है, वो उनको ज़रूर ये आयुर्वेद की पैथी ट्राई करना चाहिए। ठीक है। और डॉक्टर धर, जो अंजलि ने हमें कॉल किया, उन्होंने जो बताया कि हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, अंजलि जी ने 3 चीज़ें बताई। हाँ। एक तो बोला स्पाइडर वेन है, हाँ। फिर बोला रेस्टलेसनेस है, नींद नहीं आती है। आई डोंट थिंक ये सब चीज़ें कंप्लीटली रिलेटेड हैं वेरिकोस वेन से। अच्छा। बिकॉज स्पाइडर वेन इनिशियल प्रेजेंटेशन होती है वेरिकोस वेन की, उसमें इतना सारा रेस्टलेसनेस इनको होना, नींद नहीं आना, ये सब होना नहीं चाहिए आइडियली। अच्छा। या तो कुछ ज़्यादा सोच रही हैं उसके बारे में, और बाकी चीज़ें भी उनको सॉर्ट आउट करनी चाहिए। बिकॉज स्पाइडर जो वेन्स उन्होंने बताया वो बहुत ही इनिशियल स्टेज वाला होता है, उसके रिलेटेड इतना ज़्यादा पेन नहीं होना चाहिए। कई सारे और रीजंस होते हैं, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, कुछ डिफिशेंसीज होती हैं, विटामिन्स की डिफिशेंसीज होती हैं। सो कंसल्टेशन करना चाहिए टू रूल आउट बाकी चीज़ें। हाँ, से भी इनको शायद हो सकता है बिकॉज कई और रीजंस हो सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। अब राहुल का कॉल लेंगे, इन्होंने हमें दिल्ली से कॉल किया है। राहुल, शुक्रिया कॉल के लिए, बताइए क्या सवाल है। प्रॉब्लम ये, मेरे पैर में वेन्स की प्रॉब्लम है। तो थॉम्बस जम जाते हैं। आज से मैंने पास दिखाया था जब एक्सीडेंट हुआ था डॉक्टर को, तो डॉक्टर ये कह रहे हैं क्लॉटेज है।
तो दवाई लेते भी बहुत टाइम हो गया, बट जख्म हो जाते हैं पैरों में, एक पैर से दूसरे पैरों में। ये सही नहीं हो रही है। ठीक है, आप मुझे बताइए आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी, आप किससे सलाह लेना चाहेंगे? जिससे सही हो, जिससे जल्दी सही हो जाए मैडम। ठीक है, हम डॉक्टर धर पहले आप बताइए इनकी जो समस्या है क्या है। हाँ, ये कह रहे हैं कुछ एक्सीडेंट हुआ था शायद। एक्सीडेंट हुआ था। सो प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट, एक्टिविटी नहीं करना, वो एक रीज़न है। जैसे मोस्ट लाइकली इनको एक्सीडेंट हुआ है तो काफ़ी देर तक शायद ये बिस्तर पे रेस्ट में रहे होंगे, उसके कारण इनको डीवीटी हुआ है, जो वो कह रहे हैं ब्लॉक हुआ है। तो वो डीवीटी डीप वेनस थ्रोम्बोसिस कहलाता है। उसके सब्सिक्वेंट फिर जैसे हमने पहले भी बात की, वेरिकोस वेन्स होती हैं, और अगर वो कॉम्प्लिकेट होती हैं तो अल्सर बन ही जाएगा। जो इनकी समस्या है, अल्सर बन गया है उसमें। तो कई सारे विधियां हैं जो हम यूज़ करते हैं। उसका जैसे मैंने कहा था, उस अल्सर को हम चेक कर लेते हैं इन्फेक्शन के लिए, और उसके सराउंडिंग स्किन को, कई बार ऐसा होता है कि उसका सराउंडिंग स्किन इतना रेड हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, सेलुलाइटिस जिसको कहते हैं, वो बार बार हो जाता है। उसका ट्रीटमेंट हम अगर नहीं करें, वो एक क्रॉनिक स्टेट में चला जाता है, जैसे शायद इनका है। आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना टाइम इन्होंने बताया, बट वो ठीक नहीं हो रहा। दैट मीन्स कई सालों से वो दुखी हैं इसके साथ। सो कई सारे मल्टी मॉडल फैक्टर्स हैं जिनको हम एक साथ में अप्लाई करके हीलिंग इम्प्रूव करते हैं, उस ट्रैक पे डालते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल कर लेते हैं। कुछ बैंडेजेस हैं जो अल्सर हीलिंग में हेल्प करती हैं, बिकॉज अगर डीप वेन्स अभी भी ब्लॉक्ड हैं तो हम सुपरफिशियल वेन्स को हम छेड़ नहीं सकते। सो अगर डीप वेन्स बंद है, वो एक ही सिस्टम है, सुपरफिशियल सिस्टम, जिसके कारण खून वापस जा रहा है, तो उसको हम कोई ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। सो ऑल्टरनेट तरीके हैं। सो मैं उनको सलाह दे दूंगी, वो किसी भी विशेषज्ञ के पास जाएं, वो डेफिनेटली हेल्प करेंगे। थोड़ा सा मल्टी फैक्टोरियल ट्रीटमेंट उसको टारगेट करना पड़ता है, रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है। और डॉक्टर साक्षी, क्योंकि ये काफ़ी समय से ट्रीटमेंट करा भी रहे हैं, तब भी इन्हें आराम नहीं मिला है, तो आयुर्वेद का साथ में सहारा लिया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, उसके साथ में ये मतलब जैसा मैडम ने बताया, चिकित्सक का परामर्श लें, और कोई भी एडवांस चिकित्सक के साथ साथ आयुर्वेद भी। आयुर्वेद में कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक ब्राह्मी है, वो ब्रेन एजिंग के लिए यूज़ होने वाला प्लांट है, बाकोपा मोनेरी, मगर उसको बहुत एडवांस रिसर्च के द्वारा देखा गया है कि उसका जो एप्लीकेशन है ओरली लेने से वेरिकोज वेन में बहुत फ़ायदा होता है। और आजकल बहुत कंपनीज उसके ऑइंटमेंट और इनटेक करने के लिए मेडिसिन्स बना रही हैं। तो ये ब्राह्मी बहुत उपयोगी है। और ऐसे ही हम शुद्ध गुग्गुल, प्योर गुग्गुल का और अर्जुन का प्रयोग करते हैं, जो सर्कुलेशन को इन्हेंस करता है। और बाकी चीज़ें तो ऐसी हैं जो इनिशियल स्टेज में काम करती हैं, मगर इनकी जो स्टेज है उसमें इनको आयुर्वेद में भी चिकित्सक के परामर्श से ही जो भी ट्रीटमेंट वो बताते हैं उस तरह से दिखाकर और फिर लेना चाहिए। आइदर वो पंचकर्मा का कोई पार्ट है या फिर कोई लीच थेरेपी या इस तरह की कोई भी चीज़ है, ये परामर्श ले सकते हैं साथ साथ। ठीक है, अब कॉल लेंगे। विजय लक्ष्मी जी ने हमें कॉल किया है। विजय लक्ष्मी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आपका सवाल बताइए, क्या पूछना है? मेरी मदर 87+ हैं और उनको ना वेरिकोज की प्रॉब्लम डायग्नोज की है डॉक्टर ने, और उनका लेफ्ट हैंड साइड का जो अंगूठा है वो बिल्कुल काला हो गया है, मतलब ब्लड बिल्कुल क्लॉटिंग हो गई है। और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, पर वो इतनी मतलब एज फैक्टर है, तो इसलिए डर लग रहा है ऑपरेशन कराने में। एंजियोप्लास्टी के लिए बोला है उन्होंने। ठीक है डॉक्टर धर, लगता नहीं है वेन्स का है। कालापन होना मतलब कि सर्कुलेशन नहीं पहुंचना, तो गैंग्रीन कहलाता है। और शायद उन्होंने हाथ बोला, उन्होंने अंगूठा बोला। अंगूठा हाथ का, अब वो पैर का है या हाथ का है? आप क्या डॉक्टर ने वेरिकोस वेन्स बताया है उन्हें? हाँ, वो डॉपलर टेस्ट किया था, उसमें उन्होंने कहा वेरिकोस की प्रॉब्लम है। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें, बिकॉज अगर कालापन है, अनलेस वेन्स इतनी ब्लॉक हो गई हैं कि वो कंजेशन होके वो कालापन बहुत ही रेयर है, बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं देखते हैं हम। बट जो कालापन बता रहे हैं और एज जो बता रहे हैं, यूजुअली जो आर्टरीज होती हैं उसमें ब्लॉकेड के कारण सर्कुलेशन डाउन हो जाता है। और सबसे दूर जो हार्ट से होता है हमारा टो है, पैर का टो, वहाँ पे सर्कुलेशन बहुत कम पहुँचती है, इसलिए वो चेंजेस होके फिर गैंग्रीन बन जाता है, जो कि इन्होंने डिस्क्राइब किया कि काला हो गया है। तो आर्टरीज की संभावना, ये समस्या है। एज ये कह रहे हैं कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है। हाँ, और उम्र 87 है।
उनमें शायद ऑपरेशन का हाँ, डर है। 87 कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है इलाज कराने के लिए। अच्छा। सबसे पहले तो मैं उनको बता दूं 87 इयर्स उनको पूरा हक है एक गुड क्वालिटी लाइफ जीने के लिए, और ऑपरेशन संभव हो सकते हैं। और कई ऑपरेशन होते हैं, बाईपास वाले ऑपरेशन होते हैं, कई होते हैं जहाँ पे बहुत ही बड़े ऑपरेशन ना होके छोटे ऑपरेशंस, जैसे आजकल एंडोवास्कुलर ट्रीटमेंट होता है, तार डाल के जैसे किया जाता है, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं वो खुल जाते हैं उसके कारण। और 87 इयर्स में बहुत ही अच्छे काम कर लेते हैं। और मेडिसिन इतनी अच्छी आ गई हैं, हो सकता है ऑपरेशन ना भी सलाह दें, बट अगर उन मेडिसिन को दिया जाए तो काफ़ी हेल्प मिल सकता है। उनका पूरा हक है 87 इयर्स पे एक अच्छी जिंदगी जीने का। बिल्कुल। तो जो जरूरी सलाह डॉक्टर दें बिल्कुल इलाज कराना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार चलना चाहिए। हाँ, ठीक है। डॉक्टर विजय, जब हमने बात की महिलाओं और पुरुषों की तुलना की, तो डॉक्टर साक्षी ने बताया कि 10:1 ये ऐसा रेशियो है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर मान लीजिए किसी की फैमिली में या कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है, उसकी फैमिली में वेरिकोस वेन्स की समस्या रही है, वो क्या पहले से एहतियात के तौर पर होम्योपैथी का सहारा लेकर चल सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल चल सकते हैं। तो होम्योपैथी प्रिवेंशन में बहुत अच्छा काम करती है। और अगर जैसे मैंने बताया ना कि होम्योपैथिक में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है। कि दिस मेडिसिन इज़ फॉर वेरिकोज वेन्स, दिस इज़ फॉर वेरिको, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होती है। और अगर मेरे पास 20 पेशेंट वेरिकोज वेन्स के आएंगे तो 20 को अलग अलग दवाई दी जाएगी, बिकॉज उनका सबका कंस्टिट्यूशन अलग अलग है। ठीक है। तो जो कंस्टिट्यूशनल रेमेडी होती है वो उसको प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव दोनों एक्शन करती है। और जो आपने बताया कि अगर शुरुआती अवस्था में आए तो होम्योपैथी सहारा बनती है, तो क्या आगे वो बढ़ने से पूरी तरह रोक देगी या लगातार दवाइयाँ लेनी पड़ेगी? कर सकती है। अच्छा। अगर शुरुआत में आएगी तो बिल्कुल कम्प्लीटली रिवर्स बैक टू द नॉर्मल। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब रिवर्सिबल अगर बात करें, क्या ये बीमारी बार बार आती है, एक बार ठीक हो जाए? और स्टेजेस को लेकर अगर डॉक्टर धर थोड़ा सा हमें बताएं, क्या प्रेगनेंसी की बात की? मैंने प्रेगनेंसी से जुड़ी इनसे बात की क्योंकि प्रेगनेंसी में ज़्यादातर महिलाओं को ये समस्या हो जाती है। अच्छा। तो क्या वो होम्योपैथी का सहारा ले सकते हैं? और मैं स्टेजेस को लेकर भी जानना चाह रही थी आपसे। अगर मान लीजिए पहली स्टेज पर या दूसरी स्टेज पर उसको ठीक कर दिया गया तो कितने चांसेस हैं कि वो दोबारा वापस ना आए? रीअकरेंस के कितने चांसेस हैं? किस तरह से ट्रीटमेंट होता है? आई शुड से पूरा जड़ से ख़त्म होने का कोई क्लेम नहीं कर सकता। अच्छा। कि हमने इसको जड़ से ख़त्म कर लिया, बिकॉज जो रीजंस हैं बनने के हम ट्रीट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो पेशेंट है उसको इतना ज़्यादा अपना सेल्फ कंट्रोल, एक्सरसाइजेज और केयरफुल रहना है आगे कि वो और कंट्रोल करके रखे उसको। होता क्या है कि थक जाते हैं लोग, कुछ समय तक ट्रीटमेंट कर दिया, कहा कि हम ठीक हो गए, एंड दे अपनी ज़िंदगी में वो बस मस्त हो जाते हैं। तो फिर जब शुरू हो जाता है फिर प्रॉब्लम्स के साथ आ जाते हैं। सो बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल करके अपने एक्सरसाइजेज, कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स ये अगर चालू रखें, केयर करें अपना। नियम रूप से एक्सरसाइज के सेट्स होते हैं जो हम सिखाते हैं पेशेंट्स को, जो सुबह, दोपहर और शाम को। ऐसा नहीं है एक्सरसाइजेज ऐसी तरीके की कि उनको बस एक कमरे में रिटायर होके वो करनी है, नहीं है। आप किचन में अगर लेडी खड़ी है, वो किचन का स्लैब को एक सपोर्ट लेके खड़े होके वहीं पे एक्सरसाइजेस कर सकती हैं। बिल्कुल। ऑफिस में है, अपनी सीट से खड़े होके एक्सरसाइज कर लीजिए। आपको कोई बेड की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई स्पेशल एक कॉर्नर की ज़रूरत नहीं है। कई सारे एक्सरसाइजेस हम रेगुलरली अपने पेशेंट्स को सिखाते रहते हैं कि ये करिए, और डुएबल है, कहीं पे भी हो सकते हैं। और एक सेट सुबह, दोपहर, शाम को करें और आई थिंक काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है। ठीक है। 2 कॉलर हैं, राकेश और आकांक्षा। इन दोनों ने हमें उत्तर प्रदेश से कॉल किया। आकांक्षा, आप सवाल पूछिए पहले। हाँ जी, नमस्ते मैडम। नमस्कार। मेरे को ये पूछना था, मेरे घर में 2 लोगों को है ये प्रॉब्लम। तो मैम इससे क्या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है फ्यूचर में जाकर? और जिनको मेरे घर में 1 साल में अंदर को है, उनको सुबह उठकर हाथों में झंझनाहट जैसे होती है, तो ये इससे रिलेटेड है क्या? ठीक है। जो हाथों में झंझनाहट हो रही है वो भी वेरिकोस वेन्स से रिलेटेड है। 2 लोगों को इनके घर में वेरिकोस वेन्स की समस्या है। वेरिकोस वेन्स यूजुअली लेग्स में देखा जाता है,
ज़्यादातर। जो ऊपर होता है वेन्स की डिस्टॉर्शन हो जाती है, बट वो कहीं ना कहीं एक और कंडीशन है जो एवी फिशला या आर्टरी और वेन का कहीं कनेक्शन हो जाए तो वेन्स एनगॉर्ज हो जाती हैं, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। हाथों में झंझनाहट होना मीन्स कि कोई ना कोई नस उनकी कॉम्प्रेस हो रही है या किसी विटामिन्स की कमी है जिसके कारण हो रहा है। आई डोंट थिंक वेरिकोस वेन्स के रिलेटेड है ये। ठीक है। और जिनके घर में वेरिकोस वेन्स की समस्या है या परिवार में रही है, वो खुद को बचाना चाह रहे हैं या खुद जूझ रहे हैं, किचन में भी मैंने सुना है काफ़ी कुछ ऐसा है जो सेहतमंद रख सकता है, इसमें आराम दिला सकता है। अलसी के बीज और सिरका, और मैं पढ़ रही थी जैतून का तेल, किशमिश। तो बताइए ज़रा क्या खजाना किचन में है? हाँ, बहुत सही सवाल ये आपने पूछा है, क्योंकि जिनको, जैसे ये भी परिवार की बात हुई कि अनुवांशिक है, जिनको अंदाज़ा है कि माता पिता को हो रहा है, उनको तो और ज़्यादा कॉन्शियस रहने की आवश्यकता है। और उनको ऐसा नहीं है कि वो सीधा है मेडिसिन पे या ट्रीटमेंट पे जाएंगे, क्योंकि अभी हुआ नहीं है। तो उनको कॉन्शियस रह के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं आप, जैसे आपने बताया। तो एक तो मैं बहुत ही बेसिक किचन से ही बताती हूँ कि जो ये है, हम जिंजर, गार्लिक और अनियन यूज़ करते हैं। ये तीनों ही जो चीज़ें हैं, आयुर्वेद में भी इनका स्पष्ट वर्णन आया है कि ये सर्कुलेशन को इन्हेंस करते हैं और प्रॉपर सर्कुलेशन के लिए सपोर्टिव होते हैं। और आज मॉडर्न रिसर्च भी ये कहती है कि ये तीनों ही चीज़ें प्रोटीन के डिस्ट्रीब्यूशन को, प्रोटीन को डिवाइड करके और लोअर लिम्स में उनके सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। तो तीनों चीज़ें ये किचन में मिलती हैं, हम रोज़ यूज़ करते हैं, मगर इनको बहुत पका कर नहीं, थोड़ा सा मेडिसिन रॉ रूप में यूज़ करें तो वो मेडिसिन का काम करता है। और ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छा काम करती हैं और हम लेते भी हैं, तो इनको तरीके से लें। और इसमें जैसे हम अब सारी बात कर चुके हैं, तो इसमें वेरिकोज वेन में प्रोटीन डेफिशिएंसी भी बहुत बड़ा एक कारण देखी जाती है। तो प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन सही हो और हम प्रोटीन की मात्रा भी सही ले रहे हो, ये ज़रूरी है। ऐसे ही दालचीनी इसमें बहुत उपयोगी है, जो हमारे किचन में मिलती है। वो भी सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। मॉर्निंग में आजकल लोग बल्कि कोलेस्ट्रॉल के लिए भी आजकल यूज़ करते हैं, वो बहुत इफेक्टिव और रिसर्च बेस्ड ये चीज़ें हैं, ये ऐसे ही बताई गई बातें भी नहीं हैं। तो इनका उपयोग करके हम किचन में ही ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं, नेचुरल मिलती हैं, तो इनका उपयोग करें और इससे आप आगे के लिए जो संभावनाएं बन रही हैं आपके अनुवांशिक होने की वजह से, उससे बच सकते हैं। ठीक है। और डॉक्टर, इसको लेकर अगर हम उपचार की बात करें, इलाज की बात करें, तो कहाँ तक आधुनिक इलाज किस तरह का है? अब ऑपरेशन को लेकर लेज़र की बात कही थी हमारे कॉलर ने, उसको लेकर क्या है, लेकिन मैं रोकूंगी। राकेश हमारा इंतजार कर रहे हैं कॉल पे। राकेश, स्वागत है, आप सवाल पूछिए अपना। हेलो जी राकेश, आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताइए। अपनी टीवी की आवाज बिल्कुल कम करके एक बार में सवाल पूछिए राकेश जी। अच्छा, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, सवाल पूछिए। मैम, मेरे पैर में जो है यू है वेरिकोज वेन्स है। इसके मैंने कई बार डॉक्टर भी करवाए हुए हैं, तो वो डॉक्टर में उन्होंने ये बताया कि ये नस जो है ये ब्लॉक हो रही है इनकी वाल। अच्छा। तो इनका ऑपरेशन बोल रहा है उन्होंने। मैंने आयुर्वेद की भी दवाई खाई है दिल्ली एम्स से, तो उन्होंने भी ऑपरेशन ही बताया था कि ऑपरेशन करवा लो इसका, कि ऑपरेशन ही इलाज है इसका, और कोई इलाज नहीं है। ठीक है। मैंने 3 महीने दवाई खाई, 4 महीने आयुर्वेद की। ठीक है, तो आप क्या जानना चाहते हैं? ऑपरेशन कराना चाहिए? मैं ये जानना चाहूँ कि ऑपरेशन कराना चाहिए नहीं, भाई ये ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब मेरी उम्र भी वो है 55 साल है। ठीक है डॉक्टर धर, वही इलाज की मैं बात कर रही थी। ठीक है, आप उत्तर सुनिए, सलाह सुनिए। डॉक्टर धर आपको बता रहे हैं, वही इलाज की मैं बात कर रही थी। अवस्था ज़रूर काफ़ी आगे पहुंच गई होगी स्टेज, इसलिए ऑपरेशन की सलाह दी जा रही है। बताइए इलाज क्या है और इन्हें क्या करना है? 55 साल बहुत यंग है अभी आप। हाँ। सबसे पहले अपने आप को बहुत ही सीनियर मत समझिए। तो सेकंड ये है कि सर्जरी आजकल कटिंग वाली सर्जरी और मिनिमल इन्वेसिव, जिसको हम कहें, जहाँ पे कट्स नहीं लगते हैं, बहुत बड़े बड़े कट्स नहीं होते हैं। तो कई प्रकार की एवोल्यूशन हो गई हैं आप आजकल। और लेज़र जैसे EVLA बताया, किसी ने टच किया था, सो EVLA। सेकेंड इज़ RFA, थर्ड इज़ फोम स्क्लेरोथेरेपी, एंड कई सारे और थर्मल, लिस्ट थोड़ा और लंबी है। ठीक है। सो डिपेंड करता है पेशेंट करेक्टर्स, उसके वेन्स कैसी हैं, उनकी विड्थ कैसी है, कितनी फूल गई हैं, उसके अनुसार उनको ऑफ़र किया जाता है। वो संभव है नहीं है, ये ऐसे नहीं है कि सारे के सारे पेशेंट्स को हम बताएं जाइए जी लेज़र वाला ट्रीटमेंट कराइए। सो हम
देखते हैं कि कितना फुली हुई वेन है और कितनी टॉर्चस है, कौन सा वाला ट्रीटमेंट उनके लिए बेस्ट रहेगा। सो है, ऑपरेशंस हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स उनकी काफ़ी हद तक कंटेन रहेंगी और उसके बाद इनको अपना थोड़ा और ध्यान रखना पड़ेगा। ऑपरेशन जो है आपको बिल्कुल 100% फिट नहीं बनाएगा, जैसे हमने पहले ही अभी थोड़ी देर पहले भी बात की। तो आपको रेगुलरली अपनी एक्सरसाइज करनी है, अपने स्किन का ध्यान रखना है, कई सारी स्किन के चेंजेस हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उसका ध्यान रखना है। तो फॉलो अप ज़रूरी है, डॉक्टर से मिलना भी फिर बाद में ज़रूरी है ऑपरेशन के बाद। ठीक है, और इसी के साथ आयुष्मान भव के अंक का जो आज का समय है वो यही पूरा हो गया है। आप तीनों मेहमानों का मैं फ़िलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी स्टूडियो में आने के लिए, ज़रूरी सलाह और सुझाव देने के लिए। तो आपने देखा कि वेरिकोस वीन्स की समस्या के साथ अगर उसको पहली अवस्था में कंट्रोल किया जाए, जीवन शैली में ख़ास तौर से और अपने खान पान में बदलाव किया जाए, तो इस पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। आप चाहें तो इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं, अपनी सलाह और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगले अंक में हम बात करेंगे किसी और स्वास्थ्य समस्या की, उसके कारण और निदान की। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।